आज हम बात करेंगे एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन के बारे में। आ, दो चीज़ें इसमें आती हैं, डिज़ाइन एंड एवैल्यूएशन। डिज़ाइन का मतलब है हम कौन सी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कौन सा लूप लगाएंगे, हम जो अपनी लॉजिक है उसको बनाएंगे कैसे। और इवैल्यूएशन का मतलब है वो जो लॉजिक बनाई है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे हम। उसकी दो चीज़ें, उसका टाइम और मेमोरी, ये दो चीज़ें हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। ऑप्टिमाइज़ का मतलब कि हमारा जो टाइम है सीपीयू का वो कम से कम यूज़ हो, और जो मेमोरी है वो भी हमारे पास कम से कम यूज़ हो। दो चीज़ें बेटे याद रखें, मेमोरी और सीपीयू टाइम, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है। अब मेमोरी आपकी एसएसडी, हार्ड डिस्क, इसके अंदर जो स्टोरेज होती है उसको हम कहते हैं। सीपीयू टाइम का मतलब सीपीयू कितना टाइम लेता है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होते। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें एक्सपेंसिव हैं तो इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले से ही ऐसे करते हैं कि हम प्रोग्राम ही ऐसे लिखें जो कम से कम स्पेस एंड टाइम लें। ठीक है। अब स्पेस को बचाने को हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम को बचाने को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। जितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की कम होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी, उसको हम बोलते हैं वो एल्गोरिथम उतना एफिशिएंट है, उतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उतना ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है। अ, हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम सबसे पहले जो भी अप्रोच लगाते हैं ना डायरेक्टली, जो हमारे जहन में आती है उसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है। ये जो जो भी हमारे जहन में आता है कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जैसे हमने ये प्राइम नंबर वाला एल्गोरिथम किया था, तो जैसे हमारे जहन में आता है कि ये फॉर लूप लगाया वैसे ही हमने लगा दिया, तो वो जो अप्रोच होगी वो ब्रूट फोर्स होगी। फिर होती है हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है। इसमें हम देखते हैं, हम एल्गोरिथम को इवेल्युएट करते हैं, उसकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि स्पेस अगर कम हो सकती है तो करें, टाइम अगर कम हो सकता है उसको करें। अच्छा, ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। उसके बाद हम आते हैं अपनी नोटेशंस पर। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी शो करने के तीन नोटेशंस है, तीन तरीकाकार है। ठीक है। नोटेशंस का मतलब होता है किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिग ओ से भी, थीटा से भी। ये अगर तीन चीज़ें आपको अभी नहीं समझ लग रही तो जब हम एल्गोरिथम्स में फाइंड करेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आ जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये बिग ओ नोटेशन सबसे ज़्यादा वाइडली यही पेपर में पूछी जाएगी, और यही आपकी इंपॉर्टेंस भी रखती है, इंटरव्यूज़ में भी यही पूछी जाती है। ठीक है। बाकी ओमेगा और थीटा भी। अच्छा, बिग ओ का मतलब है वर्स्ट केस क्या होगा किसी भी एल्गोरिथम के चलने का। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि एक मेरा एल्गोरिथम है, लेटस से सिंपल में ले लेता हूँ, लीनियर सर्च है। ठीक है। लीनियर सर्च का मतलब वो आपके पास कोई एरे है, उसके हर एलिमेंट को सर्च कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम कितना लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम कितना लगेगा आपका एलिमेंट फाइंड करने के लिए, उसको हम बोलेंगे बिग ओ नोटेशन। उसको हम शो करेंगे बिग ओ नोटेशन से। वो एक वर्स्ट केस है। ठीक है। अगर मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ये मेरी एरे है। ठीक है। चार वैल्यूज़ इसमें, एक, दो, तीन, चार। अच्छा, अगर वर्स्ट केस क्या है कि मुझे चार चार मिलने का वर्स्ट केस क्या है, चार मिलने का वर्स्ट केस क्या है कि हम हर एक एलिमेंट के पास जाएं और सबसे आखिर में हमें मिले वो फोर, तो वो वर्स्ट केस है। बेस्ट केस क्या है कि चार शुरू में ही मौजूद हो। बेस्ट केस क्या है, हमारा चार बिल्कुल एंड पर मिले। बेस्ट केस क्या है, सॉरी, बेस्ट केस है कि हमारा चार जो है बिल्कुल स्टार्ट में मिले। वर्स्ट केस क्या है, बिल्कुल एंड पर मिले। और एवरेज केस क्या है कि यहाँ के दरमियान में मौजूद होगा चार, तो ये एवरेज केस। हर एल्गोरिथम को हम इन चारों तरीकों से देखते हैं कि अगर हम कुछ फाइंड कर रहे हैं, लीनियर सर्च में हम कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं ना, हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, हम बोलते हैं कि एलिमेंट किधर पड़ा है, बताओ अरे में ये किधर पड़ा है, पहली जगह पड़ा है, दूसरी जगह पड़ा है, तीसरी जगह पड़ा है। अगर तो वो हमें एलिमेंट सबसे एंड पर मिल रहा है,
तो उसको मेजरली हम बिग ओ से शो करेंगे। अगर दरमियान में मिल रहा है उसको हम एवरेज केस थीटा से शो करेंगे, और सबसे पहले पहले मिल रहा है तो वो होता है ओमेगा से शो करेंगे। एल्गोरिथम में ये डिफाइन नहीं होता कि कहाँ हमें मिलेगा एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इनपुट तो हम खुद ही ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट हम खुद ही ले रहे हैं। अब हम देखेंगे कि यूजर ऐसी इनपुट दे, अगर हमारे पास वो इनपुट दरमियान में मौजूद हो तो फिर टाइम कितना लगेगा, अगर वो इनपुट एंड पर मौजूद हो फिर टाइम कितना लगेगा, अगर वो इनपुट स्टार्ट में मौजूद हो तो फिर टाइम कितना लगेगा, ठीक है। हम वर्स्ट केस को यूज करेंगे, ओमेगा बिग ओ नोटेशन यूज करेंगे। और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके पास CD 1 to 5 है, ठीक है, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, मिनिमम वो 0 किलोमीटर पर, एवरेज वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो ये उसका हो गया बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। हम वर्स्ट केस के हिसाब से देखेंगे, हमने अगर निकालनी है CD 70 पेट्रोल कितना पिएगा, तो हम ये देखेंगे कि जब उसकी हम उसको तेज 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 चलाएं, हम उसकी स्पीड मैक्सिमम करें, हम उसको 120 किलोमीटर पर बहुत चलाएं, तो तब हमें कितना पेट्रोल वो पिएगा, ठीक है। आपको ये बाइक से भी आप ले सकते हैं, तो वो भी एक एसिम्प्टोटिक फंक्शन ही होगा, ठीक है। अब अगर हमने देखना है कि हम दरमियान की स्पीड रखें 60 किलोमीटर पर आवर से चलाएं, तो फिर मोटरसाइकिल कितना पेट्रोल पिएगा, ठीक है, कम पिएगा ज़्यादा पिएगा, तो वो इस तरह होता है। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हाउ फास्ट एल्गोरिथम परफॉर्म्स, एल्गोरिथम कितना तेज चलता है, ठीक है। ये फंक्शन होता है इनपुट साइज का, याद रखिएगा, इनपुट साइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इनपुट साइज जितना ज़्यादा होगा बेटे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। इनपुट जितनी बड़ी होगी आपकी, तो उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप देखें, एक आपके पास इनपुट में 10 एलिमेंट हैं और दूसरी में 100 एलिमेंट है, तो टाइम किधर ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली 100 एलिमेंट्स की जो एरे है, उसमें आपने 99 या 98 एलिमेंट बताना है वो किधर है, तो वो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। सेम ऐसे ही 10 एलिमेंट होंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि आपका एल्गोरिथम कितना तेज़ चलेगा कितना स्लो चलेगा, और इनपुट साइज पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और ये कंपाइलर का टाइम नहीं होता बेटे, आपने प्रोग्राम चलाया, आपका प्रोग्राम इंतजार कर रहा है, आप उसको इनपुट देते हो और प्रोग्राम बंद हो जाता है। वो जो टाइम लगा है आपके प्रोग्राम को चलने में और रुकने में, वो ये टाइम है ही नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वाला टाइम नहीं है, ठीक है। आप हमने कल भी पिछले लेक्चर में भी, लेक्चर 1 में भी हमने पाइथन का प्रोग्राम लिख कर देखा था, तो वो जो हम एग्जीक्यूट कर रहे थे प्रोग्राम को, तो वो वाला टाइम नहीं था आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम, C++ का एक प्रोग्राम पढ़ा था, ठीक है। अब हमने, अगर ये मुझे बताना हो कि कंपाइल टाइम रन टाइम मिला का टोटल टाइम बनता है, लेकिन जो एल्गोरिथम का टाइम वो बिल्कुल अलग है। इस प्रोग्राम को अब अगर मैं इधर से कंपाइल करता हूँ ना, कंपाइल और रन, ठीक है, ये देखिएगा, ये जो टाइम इसने लिया, इसने ये बताया प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड विद 0.031 सेकेंड, ठीक है। अ, ये इसने टाइम बताया प्रोग्राम का, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एसिम्प्टोटिक फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। इधर अगर कोई एल्गोरिथम लगा होता है, ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगा वो होता है, ये वाला टाइम नहीं है, ये जो आपका कंपाइलर टाइम ले रहा है, ये 0.03 सेकेंड्स ले रहे हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करते हैं। उधर ग्राफ भी था, ग्राफ को हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आपके पास होती है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। याद रखें, आपके पास कोई भी इफ एल्स होगा, ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स जो रिपीट नहीं हो रही होंगी, रिपीट का मतलब उसमें लूप नहीं होगा, वो लूप नहीं है, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, एक ही बार आप ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल आप अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर मैं लेकर चलूँ, ठीक है, अ, आपके पास एक बंदा है, ठीक है, आपने उसी से जाकर ईद है, और आपने ईद पर जाकर उसी एक बंदे से गले मिलना है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, एक ही सेकंड, तो वो होगा कांस्टेंट टाइम। वो इनपुट ही 1 है, तो फिर आपका टाइम ज़्यादा होगा कैसे। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेटे
आप लोग ग्राफ याद रखिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपका इनपुट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये आपका इनपुट साइज हो गया, ठीक है, इसको हम O1 कहते हैं। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल, क्योंकि टाइम चेंज हो रही है। अगर 5 सेकंड में प्रोग्राम 5 सेकंड लगने तो 5 ही लगेंगे, कोई टाइम ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होती है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटे इसका जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट, ये तो बिल्कुल पैरेलल लाइन थी ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे आप लोगों की लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन कब आएगी, ठीक है। बिग ओ एन आपकी तब आएगी जब आपके पास कोई लूप लगा होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि अगर एक हॉल है और आप जाते हैं, अब आप हॉल में एग्जांपल लें 20 बंदे बैठे हैं, 20 पीपल, ठीक है। अब आप जाते हैं, आपने हर एक से हाथ मिलाने, हर एक से हाथ मिलाना है। अच्छा, आप हर एक से हाथ मिलाएंगे, एक बंदे से हाथ मिलाते आपको 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। हर एक से हाथ मिलाते आपको चलें हम कर लेते हैं 1 सेकंड लगता है। तो हर एक से हाथ मिलाते आपको कितने लगेंगे, 20 सेकंड। अब ये बंदे ज़्यादा हो जाए 40, तो फिर कितना टाइम लगेगा, 40। अगर ये बंदे कितने हो जाएं, 80 हो जाएं, तो फिर कितने सेकंड लगेंगे, 80। मतलब कि जैसे जैसे आपके बंदे ज़्यादा होते जा रहे हैं, इधर बंदे क्या होगा, आपका इनपुट साइज, जैसे जैसे आपके बंदे ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसी तरह आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये इसीलिए स्ट्रेट लाइन आती है। आपको पता है जो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन होती है उसमें आपके पास ये स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। इसमें होता ये है कि आपका इनपुट साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, वैसे ही आपका टाइम भी इंक्रीज होगा। मतलब कि 20 बंदों पर 20 मिनट लग रहे हैं, 80 पर 80 लगेंगे, 100 पर 100 लगेंगे, तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा, अगली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ओ एन स्क्वायर, ठीक है। ओ एन स्क्वायर का मतलब है लूप के अंदर लूप लगा होगा, लूप के अंदर लूप लगा होगा, नेस्टेड लूप्स आप कह लें, ठीक है। आपने लूप लगाया, उसके अंदर दोबारा लूप लगा होगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन स्क्वायर। इसका जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो ऐसे होता है, ठीक है। और इसकी हम सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस में हम इसका सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक साइड हम कंसीडर करेंगे, दूसरी वाली नहीं करेंगे, ये। अच्छा, अब बिग ओ नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इनपुट साइज जितनी इंक्रीज होती जाती है उससे 2 गुना ज़्यादा आपका टाइम ज़्यादा होता जाता है। लेट अस से अगर 10 एलिमेंट हैं किसी लिस्ट में, कोई आपके पास लिस्ट है या एरे है, उसमें 10 एलिमेंट हैं, तो आपकी जो टाइम होगा वो कितना होगा, एन का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर कर दें तो ये कितना टाइम आएगा, 100, ठीक है। अच्छा, इसका इजी मेथड या स्क्वायर वगैरह लेने का, आप 1 है, 1 को इधर ही लिखें, जितने जीरो से ज़्यादा याद रखिएगा, 10 20 30 इनका ही होता है। 1 का स्क्वायर लें, 1 आ गया, और ज़ीरो यानी इधर जितनी ऊपर वैल्यूज़ हैं 2 3 4, तो उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये आपके पास 100 आ गए। अच्छा, जैसे जैसे आपका इनपुट साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका स्क्वायर टाइम्स आपकी इनपुट ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर नेस्टेड लूप्स में यूज़ होता है, ठीक है। नेस्टेड लूप्स जहाँ भी लगे होंगे वहाँ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन स्क्वायर। अच्छा, अब हम कुछ एल्गोरिथम्स लेंगे और उनकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकाल कर देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास कल वाला एल्गोरिथम था, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं, ठीक है। हमने कौन कौन सी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, हमने लीनियर पढ़ ली और क्वाड्रेटिक पढ़ ली, ठीक है। अच्छा, ये कब होगा, जब लूप लगा होगा, ठीक है। अच्छा, आप देखें प्रोसीजर, हमारे पास हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद आउटपुट ले रहे हैं। हमारा प्रोग्राम चला, इफ़ लगा हुआ और एल्स लगा हुआ। अच्छा, अब देखें इधर इफ एल्स लगा हुआ है, ये कितना टाइम लेगा। देखो मेरे पास है 5 नंबर,
मैं 5 लेता हूँ, तो इसको प्रोग्राम को चलते लेटस से 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो ये हर बार ही 5 सेकंड लेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है नंबर पर, क्या मैं नंबर 12 करूँ 10 करूँ, तो क्या इस प्रोग्राम पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई प्रोग्राम पर। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगा। याद रखें, अगर सीधी सीधी इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगी हैं या कुछ भी इस तरह का डायरेक्ट हुआ है, स्विच स्टेटमेंट लगी है, लूप नहीं लगा, तो आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं ना, स्टेटमेंट्स, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऐड होती है। मतलब कि अगर इधर एक इफ एल्स लगा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आती है, अगली की कांस्टेंट आती है, और आप कंसीडर सबसे बड़ी वाली करेंगे, और इधर एक आगे लूप लग गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आती है। तो ये जो छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी ये इग्नोर हो जाएंगी और बड़ी वाली कंसिडर होगी। सबसे बड़ी को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक ओ एन स्क्वायर है और वो ऐड हो रही है ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, छोटी वाली इग्नोर हो जाएगी, बड़ी वाली कंसिडर होगी। ओ एन स्क्वायर जो रिजल्ट आएगा वो ओ एन स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारे पास प्रोग्राम था ये वाला, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एक इनपुट से ये जो हम इफ एल्स, अब इफ लगा रहे हैं, ठीक है, और ये देखें इधर इफ लगा हुआ है, ठीक है। अब इफ की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट। अच्छा, अब ये लूप लगा हुआ है, लूप की क्या होगी? ओ एन, क्योंकि लूप, लूप क्या है, लेकिन लूप को देखें, लूप किधर तक चल रहा है? स्क्वायर एन तक, स्क्वायर रूट एन तक। मतलब कि जो भी वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो लूप किधर तक चल रहा है? स्क्वायर रूट एन तक। तो कॉम्प्लेक्सिटी किधर तक आएगी? स्क्वायर रूट एन तक। याद रखिएगा ये चीज, इधर आपके पास स्क्वायर रूट एन आएगा, ठीक है। फिर इफ एल्स लगा कांस्टेंट और फिर आपका एल्गोरिथम है। अच्छा, अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। अब ये इसके अंदर है ना, तो ये वैसे इग्नोर हो जाएगी। अब डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड होती है। ये छोटी है, इसको इग्नोर हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिजल्ट में कितनी आएगी? ओ अंडर रूट एन। क्लियर हो गया? अगर इधर स्क्वायर रूट ना होता, इधर एन होता, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती? ओ एन। अगर ये लूप है फोर आई से एन तक चल रहा है और इधर एक और लूप है आई से एन तक चल रहा है, तो फिर क्या आती? अगर नेस्टेड लूप्स होते हैं बेटे, याद रखिएगा, उनकी बाहर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आती है और अंदर वाले की भी ओ एन। और अगर स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट है तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। ओ एन मल्टीप्लाइड एन होगा तो ये आपके पास ओ एन स्क्वायर आएगा। मतलब कि लूप के अंदर लूप है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ओ एन स्क्वायर। अगर लूप के अंदर लूप, उसके अंदर फिर लूप है। अच्छा, अंदर वाला लूप अगर एन स्क्वायर तक चल रहा है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ओ एन मल्टीप्लाइड अंडर रूट एन। एन अंडर रूट एन आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। अभी हम आगे जितने भी यूनिट 8 में भी एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालेंगे, ये चीज़ें आपको ज़्यादा आसान होती हैं। थैंक यू सो मच।